मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जरीना मैम फ्रॉम डिवाइन किड्स स्कूल बालोतरा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th सब्जेक्ट हिंदी। चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है दादी माँ। इस पाठ के जो लेखक हैं वो श्री प्रसाद सिंह जी हैं, जिन्होंने अपनी दादी माँ के बारे में बताया है कि दादी माँ कैसी थी और जब वो बीमार थे तो उनको याद आ रही थी तो उनके दोस्त उनको किस तरह से मजाक उड़ाते थे और किस तरह से मुंह पर तसल्ली देते थे। तो उन्होंने इस पैराग्राफ में ये बात बताई है। और हम आगे बढ़ते हैं। और उन्होंने इस पार्ट में जो हिंदी महीने 12 महीने उनमें क्या क्या आते हैं, जैसे आषाढ़ में आम और जामुन मिलते हैं, अगन यानी मार्च के महीने में चिवड़ा और गुड़ मिलते हैं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी, यानी ये उस मौसम में अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने 12 महीने के जो हिंदी महीने हैं उनके बारे में भी उन्होंने वर्णन किया है। और हमने कहाँ तक पढ़ा था, इस पैराग्राफ में ये बताया कि जब लेखक को बुखार आया था तो उसकी दादी माँ उनकी किस तरह से देखभाल की थी, और जब उनकी दादी माँ देखभाल करती थी तो उन्हें बुखार है वो भी अच्छा लगता था। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, इसको पढ़ लेते हैं ताकि पढ़ते हुए इसको जो अर्थ है वो समझ लेंगे। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं है। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी हैं। सो न होगा धनो, रुपये मैं सूद के आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी। पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी नहीं दी। और अब लगी आजकल करने, फसल में दे दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। इस पैराग्राफ में दादी माँ है वो जब किशन भैया की लेखक के भाई की शादी थी तो उस टाइम बहुत उत्साह और आनंद महसूस कर रही थी। शादी को लेकर बहुत उत्साह था। दिन भर गायब रहती थी, पूरे दिन काम करती थी या दूसरों को, घर वालों को काम देती थी कि आप ये करो ये करो। और इसमें क्या बताया कि जब दादी माँ वहाँ नहीं होती थी, अनुपस्थित रहती थी, तो वहाँ कोई भी काम है वो नहीं होता था। विलम्ब मीन्स होता है रुकावट का कारण बन जाता था। और नेक्स्ट वो क्या कह रही है, लेखक क्या कह रहे हैं कि मेरी दादी माँ है तो एक दिन मैं घर लौटा तो मेरी दादी माँ है वो किसी पर बिगड़ रही थी, यानी किसी पर गुस्सा कर रही थी, जैसा कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है। और वो क्या कह रही थी कि 100 धनुष रुपये मैं सूद के आज दे दे, यानी ब्याज सहित मुझे रुपये दे दे। और तेरी आंखों में तो शर्म है नहीं, मांग दे समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी आजकल करने, क्या बोलते कि अब पैसे मांगते तो आज और कल करने लगी है। फसल दे दूंगी, फसल में दूंगी, क्या अब तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। इस तरह से उन्होंने वो डांट लगाई। अब आगे बढ़ते हैं। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी आप न दया करेगी तो उन बेचारी का निस्तार कैसे होगा, उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। वो क्या बोली रामी की चाची कि जब आप पैसे नहीं दोगी तो मेरी बेटी की शादी है वो कैसे होगी। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। लेखक ने क्या कहा अपनी दादी माँ से कि जाने दो ना इसे। और ये क्यों कहा, क्योंकि जो अप्रिय प्रसंग है, जो अच्छा नहीं लग रहा था, वो उस चीज़ को हटाने के लिए, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल चला है समझाने, मैं
चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया था। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नाव का आशीर्वाद दे रही थी। यानी जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो आशीर्वाद देते हैं अपनी बहू को वगैरह। तो भाई क्या देते हैं आशीर्वाद? पूतो फलो दूधो नाव का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विवल होकर कहा। विवल मीन्स होता है अशांत होकर कहा। विवल मीन्स होता है अशांत। अशांत होकर कहा। उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धनो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 रुपये के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा, देवता। दादी क्या बोली? धनो उस लेखक को क्या कह रही थी वो रामी की चाची के थोड़े दिन पहले आपकी दादी मेरे पास आई और मेरे जो पैसे लिए थे वो सब माफ़ कर दिए हैं और 10 रुपये और भी देके गई और बोला कि देखना धनो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी। इस तरह से उन्होंने सहृदयता का जो है वो परिचय दिया। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ने तो लाभ किया। क्या बोला कि ज़्यादातर कोई बड़े लोग होते हैं वो पैसे देते हैं तो भले वो मन के सच्चे होते, लेकिन एक बार देते टाइम क्या थोड़ा बहुत डांटते तो हैं, पैसे वापस देने के लिए कहते। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती। विवाह की रात को अभिनय भी होता और यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता था। उसमें विवाह से एक पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते थे। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। लेकिन क्या बोलता है कि मैं बीमार होने के कारण मैं बारात में नहीं जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा। लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। यानी जब वो मेरा भाई है वो राघव है दालान में सो रहा था तो वो भी बारात में नहीं जा पाया, तो वो औरतें है वो आपत्ति यानी अपनी प्रॉब्लम जताने लगी। तब दादी माँ ने क्या कहा, लड़के से क्या पर्दा करना, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास की एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं और से हंस दूँ, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाएगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडा फोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींची। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया, बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों कहती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तु तो किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते तो अभेदान मिल जाता है। नहीं, जब भी हम कोई अपराध करते तो हम दादी माँ के पास चले जाते तो हमें एकदम भय रहित हो जाते हैं। स्नेह ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों के वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्तों सा कैसा नचाता रहता है। और क्या कह रहा लेकर कि परिस्थितियाँ वो एकदम ही बदल जाती हैं, एक जैसी नहीं रहती हैं। एकदम सुख और एकदम से दुख आते हैं। तो वात्या चक्र मीन्स होता है बवंडर। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रही थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुते की तरह बढ़ने वाले, यानी कहीं भी जगह पे एकदम से ही वो पौधे बढ़ते हैं अपने आप ही, उस तरह से बढ़ने वाले। मुंह में राम बगल में चूरी दोस्तों की शुभ चिंता में स्थिति और भी डावाडोल
कर दी। लेखक क्या कह रहे हैं कि मेरी दादी माँ है, उस टाइम मेरे दादा की मृत्यु हो गई थी, तब उस टाइम मेरे जो दोस्त थे वो हमें एक तो मुँह में राम यानी मुँह पर तो अच्छा बोलते थे और पीठ पीछे हमारी बुराई भी करते थे। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की और वह घर की तो थी नहीं। जब दादाजी की मृत्यु हुई तब मेरे पिताजी ने घर की संपत्ति थी नहीं, दूसरों से लेकर उधार लेकर कर्जा लेकर बहुत खर्चा किया। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माँ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखकर कहा। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, बाकी का जो ये 2 चैप्टर है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो इससे पहले इनके जो प्रश्न है वो मैं आपको बता देती हूँ। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की किन किन बातों की याद आती थी? तो यहाँ प्रश्न के एग्जैक्ट उत्तर है ये। लेखक को अपनी दादी माँ के साथ साथ बचपन की किन किन बातों की याद आती थी? प्रश्न फर्स्ट इसका उत्तर है, जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव हो उठी। साथ ही उसने अपने बचपन की स्मृतियाँ, गंधपूर्ण जाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी माँ का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाला गीत, अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना, पकड़े जाने, रामी चाची की घटना आदि भी याद आई। नेक्स्ट प्रश्न है वो है सेकेंड, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि कपटी मित्रों और शुभ चिंतकों की बाढ़ आ गई और इन गलत मित्रों की संगति से सारा धन नष्ट कर डाला। और इसके अलावा दादा के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने के बावजूद लेखक के पिताजी ने बेहिसाब दौलत व्यर्थ खर्च की। यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में ली गई थी। दादी माँ के मना करने के बावजूद उन्होंने नहीं माना, जिससे घर की माली हालत डावाडोल हो गई। थर्ड नंबर पर है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? दादी माँ के स्वभाव में अनेक पक्ष थे जो हमें अच्छे लगते थे। मसलन दादी माँ का सेवा, संरक्षणी, परोपकारी व सरल स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगा क्योंकि इन्हीं के कारण वे दूसरे का मन जीतने में सदैव सफल रही। नेक्स्ट है लेखक के बीमार, इसी में उत्तर है आप लेखक के संबंधित। लेखक के बीमार होने पर दादी माँ उसकी सेवा करती, रामी चाची की बेटी की शादी पर उसके घर जाकर उसकी सहायता करना, पिछला बकाया ऋण माफ़ करना, पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर दादी माँ की निशानी सोने का कंगन उन्हें देना दर्शाता है कि दूसरों की मदद करना ही उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। मुझे दादी माँ की सहृदयता, कोमलता वाला पक्ष सबसे अच्छा लगा। और इसमें कुछ जो कंगन वगैरह बेचने की बात है तो वो हम नेक्स्ट में भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको 3 प्रश्न उत्तर है वो अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। तो आज का आपका यही होमवर्क रहेगा, ठीक है? तो इनको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। बाकी का चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, बाय।